हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो टारगेट हमारा केवल एक ही है, वो है 9 मार्च। तो आज की इस क्लास में हम लोग रियल टाइप जैसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 63 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले पेपर वाले जैसे प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का जो आगामी 9 मार्च से पेपर स्टार्ट होगा, केवल 60 मिनट में आप सभी का परीक्षा होने वाले हैं। इन्हीं 60 मिनट में आप सभी को 20 क्वेश्चन मिलेंगे जीके हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के और 20 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के। यानी 80 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, जो कि 60 मिनट आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 160 नंबर का पूरा पेपर होगा और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1/8 का माइनस मार्किंग होगा। यानी 8 क्वेश्चन गलत करने पे आप सभी का 1 नंबर काटा जाएगा। यदि आप सभी का भी टारगेट 160 में से कम 150 होने वाले हैं, तो आज के 63 क्वेश्चन को हल करेंगे और सभी सवालों का लेवल भी चेक करेंगे, क्योंकि आगामी जो आपका 9 मार्च से पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई पिछले 5 सालों में इसी टॉपिक के सवाल देखने को मिला है। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले 5 सालों में इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में। ओके, तो ट्राई करिएगा कि आप पूरे 63 क्वेश्चन हल करें और सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करें और सारे टॉपिक को भी देख लीजिएगा भाई, क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो टॉपिक के प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि जीके में 20 क्वेश्चन में कम से कम आप सभी का 1819 सवाल सही हो, और हिंदी में भी आप सभी का इतना ही टारगेट होना चाहिए, 1819 सवाल का। लास्ट में रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 1314 सवाल, अभी इतने टारगेट होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने रियल शिफ्ट में बैठेंगे तो आप इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। यदि आप यहाँ से जो 10 दिन आप सभी के पास बाकी है, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी हम क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे उसको कर लेते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? यानी जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसमें किस नदी का उल्लेखित नहीं किया गया है? जैसे यमुना नदी का उल्लेखित किया गया है, सरस्वती नदी का भी उल्लेखित किया गया है, सिंधु नदी का भी किया गया है, लेकिन कृष्णा नदी का नहीं किया गया है। तो ऑप्शन यही आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में रहा प्राचीन महासागर कौन सा था? भारतीय महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में रहा प्राचीन महासागर कौन सा था? तो टेथिस सागर था। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक सार्वजनिक सत्यधर्म लिखी थी? जो सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सा संस्थान नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय नर्तकी सोनल मानसिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? भारतीय नर्तकी सोनल मानसिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष से मिला था? तो इन्हें 2003 में मिला था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य केवल विकास था? किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य केवल विकास था?
तो देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। इसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य केवल विकास था। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। असमिया कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे किस बिहू के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, असमिया कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जिसे किस बिहू के रूप में भी जाना जाता है। तो बोहाग बिहू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी जीडी के शिफ्ट में बैठने से पहले यानी परीक्षा हॉल में जाने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न पढ़ लेना है भाई। आप सभी को एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस कंप्लीट मिलेगा, जैसे इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके का 2350 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई आपके पेपर में कई स्टूडेंट हिंदी के क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे, कई स्टूडेंट इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर के जितने भी एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉपिक के लगभग 500 से 600 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ में। प्लस मैथ्स पूरा कंप्लीट भाई। आपका यदि टारगेट है इस बार जीडी के शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ में 40 में से 40 लेना है, तो भाई बस इसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। मिलेगा आपको कैसे, ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करेंगे टीम आपसे तुरंत भाई कांटेक्ट करेगी। मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपको पूरा अगला प्रोसेस बता देगी, और आप 1 से 2 मिनट में ये पूरा पीडीएफ अपने पास भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र 500 क्वेश्चन को आपको हम अलग से टेस्ट का रूप भी देंगे भाई। आपको खुद से उसे सॉल्व करना होगा पूरे 500 क्वेश्चन। 25-25 क्वेश्चन का अलग सेट रहेगा, जैसे कि आपको एक सेट में पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे और सबका उत्तर आपका नीचे दिया रहेगा। ये तो अलग से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये जो अलग से हम आपको ब्रह्मास्त्र 500 क्वेश्चन देंगे, ये आपके भाई एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले। तो भाई जल्दी करिए, अपने परीक्षा से पहले इस नंबर मैसेज करके ये सारा एसएससी के नए पैटर्न पे क्वेश्चन आप मंगाइए और उसे अच्छी तरीके से तैयार करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस दक्षिण राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो आंध्र प्रदेश की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य के मठों में विकसित हुई थी। सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य के मठों में विकसित हुई थी। तो ये असम राज्य के मठों में विकसित हुई थी जो सत्रिया नृत्य शैली है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहां से मिलती है। ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कहां से मिलती है। तो आय से मिलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा था। बताइए, 86वें संविधान संशोधन ने संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस वर्ष में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। नील नदी जो कि किस द्वीप में स्थित है, लंबे समय से दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। नील नदी जो कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, लंबे समय से दुनिया के सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी जाती है, जिसकी लंबाई 6695 किलोमीटर की है। तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है नील नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करते हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से कौन कार्य करते हैं। आप सभी हल करिए।
तो मुख्यमंत्री साहब करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो साथियों किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है बताइए? तो पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आप साथियों इस टाइम देख रहे होंगे कि एसएससी के पेपर में इसी लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए, मानक परिस्थितियों में एक नई क्रिकेट गेंद का वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम कितने ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वजन कम से कम 155.9 ग्राम और अधिकतम की बात करेंगे तो 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका राज्य धर्म इस्लाम है? भारत के पड़ोसी देशों में से किसका राज्य धर्म इस्लाम होने वाला है? तो पाकिस्तान देश का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था इसने प्राचीन भारत पर शासन किया था? बताइए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था इसने प्राचीन भारत पर शासन भी किया था? तो पूरे 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? यानी किस वर्ष में कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार जीती थी? बताएंगे आप सभी। तो 1994-95 में जीती थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? नया भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2022-23 में शुरू हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रे और बुरी बूट उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? बताएंगे आप सभी। किस स्थान पर रे और बुरी बूट उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश मनाए जाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों डॉक्टर पीसी महालनोबिस को किस नाम से भी जाना जाता है? हल करिए। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना एक प्राथमिक उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन का गैप नहीं होगा। एक दिन में 2 क्लास आ रही हैं, एक सुबह आ रही है, एक शाम में क्लास आ रही है। तो दोस्त मेरे क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए, और क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वही क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कुंभी जनजातीय नृत्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? कुंभी जनजातीय नृत्य मुख्यतः भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये गोवा राज्य में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से उल्लास का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्त मेरे 25 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हुआ है। भाई 20 की जगह हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन से काम होने वाला नहीं, हमें तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को तैयारी करना है। तो 5 क्वेश्चन अधिक एक्स्ट्रा हुआ, इसलिए कि भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो बताइए कि आपका जीके में कितना स्कोर बना? क्या टारगेट जो 1819 सवाल का आपका मिला था आपने पूरा किया? तो अब यहाँ से आप लोग अपना टारगेट हिंदी में पूरा करिएगा, कम से कम 19 सवाल तो सही करिएगा।
तो इसमें देखिए उल्लास का विलोम शब्द पूछा, तो उल्लास का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, व्यक्ति को पहले स्वार्थ त्यागना चाहिए, इस वाक्य में स्वार्थ शब्द का कौन सा विलोम होगा? बताइए। व्यक्ति को पहले स्वार्थ त्याग देना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो स्वार्थ शब्द का कौन सा विलोम होगा? तो सर ये स्वार्थ का विलोम तो होगा परार्थ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्न वाक्य में रेखांकित पद से संशोधित कीजिए। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनवाएंगे, यानी निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित करना है। भाई यदि उन्हें, आपको यदि हम लकड़ी दे दे तो आप उससे पोस्टर बनाएंगे, कि यदि हमें कागज मिल जाए तो हम पोस्टर बनाएंगे? बिल्कुल, तो लकड़ी की जगह भाई यहाँ पे कागज होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्न वाक्य में वर्तनीगत त्रुटि पहचानिए। लेखिका की यह किताब पुनरीक्षित हो चुकी है। बताइए इसमें कौन सा भाई त्रुटि है? बताएंगे आप सभी, वर्तनी की दृष्टि से आप सभी को बताना है। तो दोस्त मेरे, लेखिका की यह किताब ठीक है, लेकिन जो पुनरीक्षित है, पुनरीक्षित कैसे लिखा जाता है भाई? र पे मेरे दोस्त, इसमें देखिए छोटी की मात्रा दे, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा रहता है। देखिए छ पे भी आपका बड़ी की मात्रा, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा रहता है, पुनरीक्षित होता है। ये आपका ठीक ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो देखिए यही आपका क्या है भाई? त्रुटि है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, मेरा मित्र बहुत कपटी है, इसमें प्रयुक्त कपटी शब्द का विलोम चयन कीजिए। मेरा मित्र बहुत कपटी, भाई मेरा मित्र बहुत कपटी नहीं, सवाल में दिया है, मेरे मित्र को मत मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बताइए मेरा मित्र बहुत कपटी है, तो कपटी का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या बनेगा? वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर स्वरोचित शब्द का चयन कीजिए। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। यानी दोस्त मेरे, आप सभी को ना स्वरोचित शब्द का चयन करना जो कि आपका रेखांकित हुआ है। जैसे देखिए, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की दया से हुआ है। दया की जगह क्या होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो भाई इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सुजनता से हुआ है, दया से नहीं, सुजनता से हुआ है। डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से मुख्य का विलोम शब्द बनाइए। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सर जी गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो कभी बूढ़ा न हो। बताइए, जो कभी बूढ़ा न हो, इसके लिए सार्थक शब्द अजर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34, आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना यानी क्रोध और बढ़ाना। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 को, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सगुण का क्या होगा मेरे दोस्त? तो निर्गुण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। उंगली उठाना, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प, यानी उंगली उठाने का जो अर्थ बने क्या बनेगा और मुहावरा क्या बनेगा? यानी उंगली उठाना यानी दोष लगाना भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जहां से गंगा का उद्गम होता है। तो साथियों, जहां से गंगा का उद्गम होता है उसे क्या बोलेंगे? गंगोत्री बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्न में से पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द बनाइए। पड़ोसी का पर्यायवाची प्रतिवेशी होगा। पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द है प्रतिवेशी, जो कि ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है?
विश्वविद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए। भाई विश्वविद्यालय के 4 लड़के पकड़े गए हैं कि लड़का पकड़े गए? तो लड़का की जगह मेरे दोस्त लड़के बिल्कुल ठीक होगा। तो सी ऑप्शन देखिए, लड़का की जगह लड़के होंगे, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। कल मेरे ने विद्यालय में भाषण दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशज शब्द द्वारा कीजिए। यानी कल मेरे शिक्षक ने, क्या ये विदेशज शब्द है? नहीं। यानी कल मेरे मास्टर ने विद्यालय में भाषण दिया, तो ये परफेक्ट आंसर है। अध्यापक एक देशज है, गुरुवर भी देशज है, तो मास्टर एक विदेशज शब्द है, तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करिए। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो उसके लिए सार्थक शब्द यानी अज्ञात, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। रमेश अपने किससे स्नेह करता, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? रमेश अपनी भगनी, यही आपका एक तत्सम शब्द है मेरे दोस्त। पोथी नहीं होगा, बुबुच्छा नहीं होगा, बहन नहीं होगा, तो रमेश अपनी भगनी के से स्नेह करता है, तो इस सवाल का ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। तो दोस्त मेरे अब तो देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग सॉल्व करेंगे। कम से कम साथी आप सभी का यहां से टारगेट 13 से 14 का होना चाहिए। ठीक है, जो प्रश्न आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे वही प्रश्न इस क्लास में हम लोग रीजनिंग और मैथ के हल करने वाले हैं। देखिए एक विशेष कूट में क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है ए जो है ना वो बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, बी का भाई ये है, a गुणा बी का अर्थ है बी की पत्नी a है, a भाग बी का अर्थ है कि बी का पिता a है। उपरोक्त के आधार पर यदि b प्लस सी गुणा डी माइनस ई भाग f है तो d जो है ना f से किस प्रकार संबंधित है? तो सवाल में भाई तो केवल d और f का रिलेशन पूछा है। इसे हल करने का तरीका सबसे आसान बताएं भाई, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए b प्लस सी है, व्यंजक को लिखना आपको, प्लस है ना, प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a जो ना b की माता है, तो यहाँ पे c की माता कौन हो जाएगी? c की माता b हो जाएगी, बस इतना देखना है। उसका देखिए गुणा d है, गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, a गुणा b का अर्थ है a जो ना b की पत्नी है, यहाँ पे d की पत्नी कौन है? d की पत्नी c है, इतना क्लियर। उसका देखिए माइनस e है, माइनस e है, माइनस का मतलब क्या दिया है, a माइनस b का अर्थ है a जो है ना b का भाई है, तो यहाँ पे e का भाई d है, ठीक है, और भाग f है, लास्ट है। भाग का मतलब a भाग b का अर्थ है a जो है b का पिता, यानी f का पिता e है। अब देखिए f बच रहा, कौन बच रहा है? तो इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं, मेरे पिताजी e हैं, मेरे पिता के भाई, तो भाई क्या रिलेशन बनेगा? d और f का, यानी मेरे पिता के भाई हैं, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आए? एक बार फिर से आप सभी को समझाएंगे हम, क्योंकि भाई इसमें आप सभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए b प्लस सी, तो प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया, a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b की माता है, तो यहाँ पे c की माता कौन हो जाएगी? b, ठीक। फिर गुणा d है, गुणा का मतलब क्या दिया है, a गुणा b का अर्थ है कि a जो है b की पत्नी है, यानी d की पत्नी c है, d की पत्नी c है। फिर माइनस e है, ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस बी का अर्थ है कि a जो है b का भाई है, तो e का भाई d है, और भाग f है, भाग का मतलब a भाग b का अर्थ है a जो b का पिता, यानी f का पिता e है, तो f को अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं, मेरे पिताजी e हैं, मेरे पिता के भाई d हैं। तो सवाल में देखिए सवाल क्या पूछा, d जो f से किस प्रकार संबंधित होगा? तो मेरे पिता के भाई हैं भाई, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कितना आसान सवाल हुआ भाई। जब भी इस तरह का सवाल है तो आपको ऐसा ही रिलेशन बनाना है। बस आपको ना इसमें जो व्यंजक आपको दिया रहेगा, इसमें प्लस गुणा माइनस और भाग का मतलब देखना है। प्रश्न में देखिए इसमें a प्लस भी दिया, लेकिन सवाल में देखिए b प्लस सी गुणा d दिया है, ठीक है। बस आपको प्लस माइनस का खेल देखना है और ये व्यंजक देखना है, बस इतना आप सभी काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को।
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पे आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन है, किसी एक पैटर्न पे समान होंगे, एक अलग होगा, तो उसी को बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन में ना हर एक ऑप्शन का कोड कर देंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन है जे के पी, जे आपका 10 होता है, के होता है 11, पी होता है 16। 10 11 इसमें +1 हुआ है और 11 16 तो +5 इसमें हुआ है पहले ऑप्शन में। दूसरा का ऑप्शन देखिए एफ होता 6, जी होता 7 तो इसमें भी +1 हो चुका है और एल होता 12 तो इसमें भी +5 हुआ है भाई। 7 से 12, 7 में +5 करेंगे तभी 12 होगा। ठीक, ऑप्शन सी देखिए आर होता 18, यस होता 19 और यक्स होता 24। 1819 तो इसमें +1 हो गया, 1924 +5 इसमें हो गया। यानी दोस्त मेरे इसमें तो भाई पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी +1 और +5 का लॉजिक है भाई, यानी ये तीनों तो समान है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट होगा। MRZ कैसे होगा, देखिए यम होता 13, आर तो 18 तो कि पहले में इसमें तो +5 कर दिया और जेड होता 26 तो इसमें +8 कर दिया, तो यही डी ऑप्शन अलग हो जाएगा भाई। ओके, आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये सवाल होने वाला है, आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं भाई। 7 व्यक्ति हैं, GH IJ K और M एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सर जी एक ऐसे पंक्ति हैं, 7 व्यक्ति को बैठाना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बैठाइए, एक एक लोग का लाइन पढ़िए, एक एक लोग को बैठा दे। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम। पहले एक लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आई और के के बीच में केवल 3 बैठे हैं, यानी आई और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सीधे सीधे हम आई को यहाँ बैठा देते हैं, के को सबसे लास्ट में बैठा देते हैं, तो इनके बीच में देखिए 3 व्यक्ति आ गए। ठीक है, एक लाइन पूरा हो गया। यल जो है ना वो आई के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है, आई तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यानी आई के दाएं और दूसरे स्थान पे एल बैठा है, तो दूसरा स्थान यल यहाँ पे हो जाएगा। आई का राइट साइड इधर होगा ना भाई, और लेफ्ट साइड इधर होगा, इतना तो खेल आप सभी को मालूम होगा। ठीक, ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर देखिए यल और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यल और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी दोस्त मेरे जी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी देखिए यल और जी के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। ये लाइन आपका पूरा हो गया। उसके बाद देखिए यम जो है यच के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है। दोस्त मेरे यम जो है ना यच के दाईं ओर यम बैठा है और जे के बाईं ओर कहीं जो कि यहाँ बैठा दे। देखिए यच के दाईं ओर किसी स्थान पर यम बैठा है, लेकिन सवाल में देखिए लेकिन जे के बाईं ओर किसी स्थान पर, जे के दाईं ओर बाईं ओर किसी पर एम बैठा है। ये भी लाइन आपका पूरा हो गया। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। यम के दाईं ओर यानी राइट साइड में 3 व्यक्ति, एक यल बैठा है, एक जे बैठा है, एक के बैठा है, यही 3 व्यक्ति बैठे, तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों बस आप सभी को ना दायां बायां खेल मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए लास्ट लाइन में आप सभी को नहीं कंफ्यूज हो रहा होगा। जैसे देखिए यम जो है ना यच के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है। देखिए यच के दाईं ओर किसी, सवाल बोला है कि यच के राइट साइड में किसी स्थान पे यम बैठ गया, तो हम भाई यच के राइट साइड तीसरे के स्थान में यम को बैठा दिया। फिर सवाल बोला है कि लेकिन जे के बाईं ओर यानी जे के लेफ्ट साइड में किसी स्थान पर भी बैठा यम, तो देखिए यम को यहाँ बैठा दिया, जे को यहाँ बैठा दिया, तो जे के लेफ्ट साइड में यानी बाईं साइड में किसी स्थान पे यम बैठ गया, तो पूरा आ गया सवाल। सवाल में देखिए क्या पूछा था, यम के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो यम के दाईं ओर 3 व्यक्ति, एक एल है, एक जे है, एक के है, तो इसी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में HXCT को 55 और LAME को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ZFGD के लिए कूट क्या होगा। देखिए HXCT इसका कोड 55, तो सबसे पहले जब इस तरीके का सवाल आएगा तो हम हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। चलिए भाई H होता 8, X होता 24, C होता 3, T होता 20। अब आपस में सभी को जोड़ लेते हैं।
देखिए 8 24 आपका होता है 32, 32 3 35, 35 20 55। इसमें तो भाई हर एक अक्षर का कोड करके सीधा सीधा जोड़ा है। दूसरा भी बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या यही सेम लॉजिक है। हर एक अक्षर का कोड केवल एड ऑन करना है भाई। 47 इसका कोड है। L12 A1 M13 U21, 12 13 13 13 26 26 21 47। ठीक है, यानी हर एक अक्षर का कोड और उसको टोटल करना है, यानी ZFGD का हर एक अक्षर का कोड, फिर इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा ZFGD Z26 F6 G7 D4। देखिए 26 32, 32 7 39 7 43, 43 दिया है, डी ऑप्शन दिया है, तो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी बात पे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अभी तुरंत ऑन करिए आप लोग। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो दोस्त मेरे ये समीकरण दिया है, लेकिन समीकरण में आप सभी को सबसे पहले प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस रखना है, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस रखना है, उसके बाद इसको हल करना है। चलिए भाई पहले समीकरण को बना लेते हैं। 112 प्लस दिया है तो प्लस को किस में बदलना है? भाग में, तो प्लस की जगह भाग। गुणा है तो गुणा को किस में बदलना है? गुणा को माइनस में, तो गुणा की जगह माइनस, माइनस को गुणा में 13, भाग को प्लस में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए। 8 का भाग 112 में, 8 1 8, 8 चौक 32, यानी 14 8 112 होता है, माइनस 13 दूना 26 प्लस 21। देखिए ये प्लस 21 है, ये प्लस 14, कितना हो जाएगा? प्लस 35 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका आंसर जो कि बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? तो साथियों आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट अगर आप नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, मेरी क्लास में कतई आप डाउट लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इस बार दोस्त मेरे नंबरों का श्रृंखला दिया है, नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, क्या लॉजिक लगा इसमें? सॉल्व करिए। 800 789 767 734 690 635, क्या लॉजिक लग रहा है भाई? 800 से 789, यानी 800 में तो पहले -11 हुआ है, 789 से 767, यानी इसमें तो -22 हुआ है। देखिए 789 से 22 करिए, -767 आ जाएगा। 767 से 734, यानी -33 हो रहा है भाई। इसमें टेबल चला है क्या? 11 11 दूना 22, 11 33, फिर देखिए 11 44 इसमें हो गया, 4 4 0, 3 में से 4 घटा, यानी 73 में से 4 घटाएंगे 69। देखिए फिर देखिए इसमें -55, यानी इसमें तो टेबल चल रहा है भाई। 11 की 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 44, 11 5 55, यानी 635 में -66 करना पड़ेगा गुरु। देखिए 15 में से 6 घटा 9, 12 में से 6 घटा 6, कितना आएगा? 5, यानी 569, जो कि पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें तो सिंपल सा 11 का टेबल पढ़ा था भाई। 11 11 जा 11, 11 जा 22, 11 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, जो कि ऑप्शन है, परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सॉल्व करिए आप लोग। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं मेरे दोस्त। YN XL WJVH क्वेश्चन मार्क F। देखिए YN XL WJVH, तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड Y25 N14 X14 L12 X24 होता है, W23 J10 V22 H8। देखिए 25 से 24 -1, एक छोड़ा बीच में, 24 से 23 -1, 23 से 22 -1, तो इसी प्रकार 22 में से -1 करेंगे 21, 21 होता U, यानी सॉल्व का ऑप्शन सी U हो जाएगा। देखिए जो छोड़ा था 14 से 12 -2, 12 से 10 -2, 10 से 8 -2, तो इसी प्रकार यहाँ से
एच के बाद एक छोड़ेंगे भाई, -2 हो जाएंगे, यानी 6 हो जाएगा, 6 पे एफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया नहीं, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीच बीच में एक को छोड़ा था मेरे दोस्त। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल को जरा हल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक बार फिर से नंबरों का श्रृंखला दिया है। इस बार क्या दिया? 645, 650, 656, 663, 671। 645 से 650 प्लस 5, 650 से 656 प्लस 6, 656 से 663 प्लस 7, 663 से 671 प्लस 8। इसमें लॉजिक प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। तो इसी प्रकार 671 में प्लस 9 करिए, 680 आएगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MISC जो है वो OFUZ से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार ZDEN BAG से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से PVAT का रिलेशन किससे बनेगा? बताइए। देखिए MISC इसका कोड OFUZ, हर एक अक्षर का कोड करिए M13 O15, तो इसमें +2, I9 F6 -3, S19 V22, तो +3। U है क्या मेरे दोस्त? U है 21 यहाँ पे होगा, यानी +2 C3 Z26। तो यहाँ से गुरु आप क्या करिए, इसमें 19 + 3 हुआ है, तो इसको 29 कर लीजिए, और Z को 26, तो इसमें -3। इसमें लॉजिक देखिए, +2 -3 +2 -3 का हुआ है। ठीक है, इसमें लॉजिक मेरे दोस्त +2 -3 का लगा है, +2 -3 का रिलेशन लगा है। दूसरा भी हम चेक करेंगे भाई, दूसरा बिना चेक के आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें ZDEN, ठीक, BAG N14 K11, N14 K11 ये होता है, तो इसमें -3 होगा। E5 G7 +2 इसमें हुआ है, D4 A1 -3 इसमें हुआ है, Z26, अब यहाँ पे B को 28 कर लीजिए, कितना हो जाएगा गुरु? -2 हो जाएगा। यानी इसमें कितने का एड ऑन हुआ है मेरे दोस्त? 26 2 28, इसमें तो +2 हुआ है ना, यानी +2 -3 +2 -3 का बिल्कुल लॉजिक ठीक है भाई। इसमें लॉजिक क्या लगा है? +2 -3 +2 -3 का लॉजिक इसमें लग रहा है, +2 -3 +2 -3 का। तो पूछा किसका है? PVAT, तो +2 इसमें -3 इसमें, +2 इसमें -3 इसमें। P होता है 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे R आता है। V होता 22, 22 में से 3 घटाएंगे 19, 19 पे S आता है। E होता 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे होता C। T होता 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 17 पे Q होता है। RSCQ जो कि B ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं दोस्त मेरे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बन के आएगा? चलिए दोस्त मेरे हल करिए, बेहतरीन तरीके से हल करेंगे आप इसे। देखिए EFGHKL और N एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुख करके बैठे हैं। 2 2 4 2 6 7 लोग बैठे हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते चलेंगे अच्छी तरीके से। ये वृत्ता का एक केंद्र है बीच में, सभी बीच में देख रहे हैं, यानी उनका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी दाएं साइड इधर होगा और बायां साइड इधर होगा। जिसको बैठाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका दायां बायां रखेंगे, ठीक है। देखिए पहला लाइन में क्या दिया, एन जो है ना वो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एन बैठा है। तो सर जी ऐसा करिए आपने कि ई को यहाँ बैठा दीजिए, इसके जस्ट राइट साइड में एन को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल पहला क्लियर हो गया। दूसरा का देखिए क्या लाइन दिया है, एन के बाईं ओर गिने जाने पर एन और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एन ऑलरेडी यहाँ बैठा है,
यन के बाईं ओर गिने जाने पर, यानी यन के बाईं ओर गिने जाने पर यन और एच के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी यन और एच के बीच वो भी लेफ्ट साइड में, एच को यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे, 1 2, ऑलरेडी ई बैठा है तो 3 व्यक्ति हो गए, ये लाइन पूरा हो गया। अब देखिए ई और के के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, ई और के के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो दोस्त मेरे यदि हम ई का राइट साइड के को यहाँ बैठाते हैं तो केवल 2 ही लोग आएंगे, यानी हम के को यहीं बैठाएंगे, लेकिन लेफ्ट में देखेंगे तब देखिए पोजीशन नहीं दिया है कि ई के राइट साइड या आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है, दायां बायां नहीं दिया है, केवल सवाल बोला है कि ई और की के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं तो हमने बैठा दिया। अब देखिए यफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, कौन बैठा भाई, यफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर बैठा है यफ, तो ऐसा करते हैं कि जी यफ जो है ना जी के ठीक दाईं ओर, तो जी को यहाँ बैठा देते हैं, यफ को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो देखिए जी के ठीक राइट साइड में यफ आएगा। अभी एक व्यक्ति नहीं बैठा, कौन नहीं बैठा भाई, भी एल नहीं बैठा, एल यहाँ बैठा देते हैं तो सॉल्व पूरा आ गया। अब देखिए सॉल्व में क्या दिया है, जी के दाईं ओर गिने जाने पर ई और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, जी के दाईं ओर यानी जी के राइट साइड में ई और जी के बीच में, यानी जी देखिए यहाँ पर है दोस्त मेरे, ई यहाँ है, इनके राइट बीच में कौन है, यफ केवल बैठा है, यानी एक लोग बैठा है, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए पहले इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट तो बताइए दोस्त मेरे, यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा, एक विशेष कोड भाषा में प्लांट मोर ट्री को UFG के आरोप रूप में कोडबद्ध किया गया है। ट्री गिव ऑक्सीजन को IMSXSG के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में ट्री को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। दोस्त मेरे इस बार आप सभी से ट्रीज का कोड पूछा, सिंगल पूछा तो कॉमन चेक करते हैं हम लोग। देखिए ट्रीज इसमें भी है, ट्री इसमें भी है, इसका मतलब कि ट्री क्या है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल ही जाएगा। देखिए जी के इसमें भी है और जी के इसमें है, तो जैसे ट्री कॉमन मिला था उसी प्रकार जी के भी कॉमन मिल गया, तो ये हमारा डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त मेरे किसी प्रकार का आपको डाउट इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। यदि शब्द फन फेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए FUNFAIRS, तो भाई आपको ना फन फेयर के जितने भी स्पेलिंग है आपको उल्टा सेट करना है, जैसे कि ABCD नहीं, उल्टा जैसे ZYXWVUTSR ऐसे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे पहले लिखाएगा, तो सबसे बड़ा तो यू है, तो यू सबसे पहले, यू से छोटा कौन है गुरु, यस है, फिर आर है, फिर कौन है, यन है, यन के बाद कोई नहीं है, यम नहीं है भाई, के भी नहीं है, जे भी नहीं है, आई है, तो आई को यहाँ बैठा देते हैं, एफ 2 एफ है तो 2 को यहाँ बैठाते हैं और ए को यहाँ पे। देखिए एफ से भी हो गया, बदल गया, यू से एस बदल गया, एन से आर बदल गया, एफ से एन बदल गया, ए से आई बदल गया, आई एफ बदल गया, आर एफ बदल गया, यस ए बदल गया। यानी इस सवाल में कोई भी अक्षर जो कि अपनी स्थिति को अपरिवर्तित नहीं करें, यानी इस सवाल का ऑप्शन नहीं होगा शून्य, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 को, एक विशेष कोड भाषा में GTSC को TGHF लिखा जाता है और KJIE को PQRB लिखा जाता है। दी गई भाषा में ALMO को कैसे लिखा जाएगा। हल करिए दोस्त मेरे, 1 मिनट का समय आप सभी को हम दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए। हल करिए। जैसे देखिए बहुत अच्छा सवाल है, GTSU इसका कोड TGHF। आप क्या सोच रहे हैं भाई, इसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। आप सोचेंगे सर पहले तो हर एक अक्षर का कोड कर लेते, भाई हर जगह कोड आप नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि आपको ABCD का हर एक अक्षर का उल्टा मालूम होता तो आप बता सकते हैं। जैसे देखिए GT रोड उल्टा, T का उल्टा G, यस का उल्टा H, U का उल्टा F, यानी जितना भी अक्षर दिया है ना सबका अपोजिट करके लिखा है, सिंपल सा है ना। अब देखिए दूसरा, देखिए KJIE
KJIE, इसका कोड PQRV, तो E का उल्टा V, I का उल्टा R, J का उल्टा Q, K का उल्टा P, यानी हर एक अक्षर का अपोजिट करना है भाई। तो बता दीजिए उसी प्रकार ALMO, A का उल्टा सबको मालूम है Z, L का उल्टा क्या होता है सर जी, कोई बता सकता है? L का उल्टा तो सर जी O होता है ना, M का उल्टा N होता है, O का उल्टा L होता है, यानी जोनल C ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल लिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल लिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है। चलिए समीकरण को तैयार करते हैं, पहले ध्यान से सॉल्व करेंगे। 47 माइनस है तो प्लस में 5, भाग है तो गुणा में 2, प्लस है तो माइनस में 72, गुणा है तो भाग में। अब देखिए इसमें बॉडमा स्कीम लगाते हैं, 47 प्लस 10 माइनस 6 का भाग 72, यानी 6 कम 6 दूनी 12 6 72, 47 10 57, 57 में से माइनस 12 घटा देंगे तो कितना आएगा गुरु? 45 आएगा, जो कि डी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी जबरदस्त सवाल होने वाले, इस बार के ट्रेंड सवाल है आपके शिफ्ट के लिए। हल करिए 1 मिनट का समय निकालकर, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? एक निश्चित गुण भाषा में हेल्प योर फ्रेंड्स को APHGN के रूप में गुणबद्ध किया जाता है और ही नीड्स हेल्प को SRMLAP के रूप में गुणबद्ध किया जाता है। दी की भाषा में हेल्प को कैसे गुणबद्ध किया जाता है? तो इस बार हेल्प का कोड पूछा है तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए पहले वाले में हेल्प है, दूसरे के वाले में हेल्प है, ही नीड्स हेल्प, देखिए दूसरे के वाले में हेल्प है, यानी हेल्प कॉमन मिला तो इसके मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो चेक करिए कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए AP इसमें भी है और मेरे दोस्त AP इसमें भी है, यानी जिस प्रकार से हेल्प कॉमन मिला था उसी प्रकार AP भी कॉमन मिल गया। तो हेल्प का कोड क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा, जो कि C ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, किसी प्रकार का डाउट तो बताइए आप लोग। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ZZZ, CCC, FFF, LL। ऑप्शन में देखिए कोई कॉमन नहीं है, चारों ऑप्शन अलग अलग है, यानी हम केवल एक का पता लगा लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना दोस्त मेरे। जैसे देखिए ZC पहले है, ZC, Z कितना होता है? 26, C होता है कितना? 3 होता है, लेकिन 26 3 का रिलेशन बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम C को यहाँ पे 29 कर लेते हैं। 26 29 तो प्लस 3 हुआ इसमें। फिर देखिए C से F, C होता 3, F होता 6, तो इसमें प्लस 3 हुआ है। F से I, F होता 6, I होता 9, इसमें भी प्लस 3 हुआ है, यानी इसमें लॉजिक क्लियर हो चुका है कि प्लस 3 लगा है। तो लास्ट देखिए I है, I में यदि हम प्लस 3 करते हैं तो कितना आता है? I जैसे 9 होता है, 9 3 12, 12 पे L, यानी ट्रिपल L आ जाएगा मेरे दोस्त। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कोई देखिए L से शुरुआत नहीं किया है तो ये बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। डाउट वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक कूट भाषा में कियर को 51 32 के रूप में और रेट को 21 24 के 54 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या बनेगा? देखिए भाई CARE कियर में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए चल 4 अलग कोड किया है, 51 32, ठीक है। और रेट देखिए RATE, रेट में 4 अक्षर है तो इसके लिए भी अलग 4 कोड किया है, 21 54। पूछा किसका? केवल टी का इस बार कोड पूछा है, तो कॉमन चेक करेंगे। लेकिन इस बार तो कॉमन में देखिए कियर वाले में तो टी है ही नहीं, तो बचा किस में? रेट में, यानी हमारा आंसर इसी में होगा 51 54 में। हमारा आंसर इसमें नहीं होगा 51 32 में। तो ऑप्शन देखिए एक भी है और कियर में 1 है तो इसको काट दीजिए। 3 देखिए इसमें भी कियर में तो इसको काट दीजिए। 2 भी देखिए कियर में तो ऑप्शन में ए है तो काट दीजिए। बच रहा कौन? 4 है। देखिए 4 इसी में है तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट
तो दोस्त मेरे आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को ज्ञात कीजिए 16 + 12 भागे 3 - 3 गुणा 3। देखिए 16 + 3 चौक का 12, 3 का भाग 12 में देंगे 4 - 3 गुणे 3 है ना। 16 + 4 - 9, 3 का गुणा 3 में 9, 16 4 20, 20 में से 9 घटा देंगे 11, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, सभी को समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, हल करिए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा? 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से किसी मूलधन रुपीज में इस पर साधारण ब्याज 486 रुपया दिया है, तो मूलधन रुपीज में कितना होगा? यानी आप सभी से प्रिंसिपल पूछ दिया है, एसआई देकर प्रिंसिपल पूछा, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। एसआई कितना दिया है? 486 दिया है, बराबर प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमेशा परसेंटेज में 8%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बताइए कितना आंसर आप निकाल रहे हैं मेरे दोस्त? तो सर जी इसमें तो हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए तो 3 एकम 3, 16 × 48, 3 दूना 6, यानी 162 बार में कट जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा? P का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो 8P हो जाएगा। 8P बराबर 162 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 62,200 हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू 16,200 बटे में 8, तो P बराबर 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, फिर 20 से 1 0 बढ़ जाएगा, 8 दूना 16, 20 में से 16 4 0, 8 पंजे 40, यानी 2025 आएगा इसका आंसर, 2025, जो कि डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए आप सभी बताएंगे भाई, सभी को समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 को। इसका मान ज्ञात कीजिए 16 + 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार में, माइनस 3 3 9, 16 2 18, 18 में से 9 घटा देंगे 9, यानी इसका बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये सारे सवाल आपके पेपर में आए, यानी रियल पेपर का सवाल हम करवा रहे हैं। ओके ध्यान रखिएगा, 2 सवाल एक सेट में मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए पूछा जाएगा। चलिए दोस्त मेरे लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का हल करते हैं। यदि x का 4% 60 है तो x का मान कितना होगा? यदि x का 4% 60 है तो x का मान कितना होगा? 4 एकम 4, 15 चौका 60, तो x की वैल्यू 15 गुणा 100 में, यानी 1500। बताइए सी ऑप्शन पे कोई डाउट आप सभी को? ये सवाल आपके 2025 का आया हुआ है। तो दोस्त मेरे ये फाइनली 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का 63 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। कल सुबह 8:45 मिलेंगे एक नए दमदार सेशन के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भाई शेयर करेंगे, क्योंकि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, आप खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का सारा सवाल लगा लीजिए, क्लास का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।